Good morning, everybody. आप लोग अटेंडेंस अपनी डाल दीजिए। बेटा कल हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी हीप तक पढ़ लिया था कि जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम कई तरह की होती है, वैसे एक तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है जिसे कहते हैं हीप सॉर्ट। तो वहां पर आप हीप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रायोरिटी की होती है उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप बाइनरी हीप्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो नहीं? सर। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं ग्राफ। ग्राफ आप लोगों ने बहुत बनाए होंगे, बनाए हैं कि नहीं बनाए? सर बनाए। यस सर बनाए। और बहुत अच्छा लगता था जब हम लोग ग्राफ बनाते थे, अच्छे नंबर मिलते थे इसमें। तो उतना ही आसान है यहाँ पे भी ग्राफ का यूज करना। आप ग्राफ को यहाँ पर यूज करेंगे, पर यहाँ पर ग्राफ क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम जो होता है ग्राफ का, वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जहां नेविगेशन देखना होता है या स्मॉलेस्ट पाथ निकालना होता है, वहां पे इसका यूज करते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? जैसे मान लीजिए आपको किसी एक लोकेशन पे जाना हो, तो एक लोकेशन पे जाने के लिए आपके पास कई पाथ होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर अब होते वैसे हैं। राम स्वरूप ही आना हो और मान लीजिए आप चारबाग से आ रहे हो, तो एक वाया गोमती नगर हो सकता है, एक वाया हजरतगंज हो सकता है, एक वाया जो है इंदिरा नगर हो सकता है। ठीक है ना? तो कई पाथ है कि नहीं पाथ है? तो हम कौन सा पाथ यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा कुछ कंडीशंस पे, और वो कंडीशन हो या बताएंगी कि कौन सा बेस्ट पाथ है कि कौन सा बेस्ट पाथ नहीं है। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है? ट्रैफिक हो सकता है, या कॉस्ट हो सकती है कि इस पाथ पे जाएंगे तो क्या कॉस्ट लगेगी। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर आ रही। जैसे कि इन ईयर 2002 टू 2005 आई वॉज इन वाराणसी। मैं बनारस में काम करता था, ठीक है ना? तो मुझे लखनऊ से बनारस जाना पड़ता था रेगुलर बेसिस पे। जब घर यहाँ लखनऊ में है तो मुझे बनारस जाना ही पड़ेगा। तो बनारस जाने के लखनऊ के 3 पाथ हैं। एक वाया सुल्तानपुर होके, एक वाया रायबरेली होके, एक वाया अयोध्या और जो है इस तरफ के रोड से था। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पड़ता था वो कौन सा पाथ पड़ता था? वो सुल्तानपुर का पाथ पड़ता था। और सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा पड़ता था? अयोध्या गाजीपुर होते हुए। तो हमको भी डिसाइड करना होता था कि हम कौन सा पाथ यूज करेंगे। तो हमारे डिसाइड करने के फैक्टर्स जो होते थे वो कई तरह के होते थे। अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल होता था कि किधर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, फिर कॉस्ट ऑफ रीजन होता था, फिर टाइम भी होता था एक फैक्टर। तो इसी तरीके से ग्राफ को बेसिकली इसीलिए यूज करते हैं कि हम शॉर्टेस्ट लोग पाथ से
अपने टारगेट को अचीव कर सके। क्लियर है मेरी बात? बेटा बात क्लियर है? मैंने 2-3 एनालॉजी इसीलिए ली थी। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हम देखें तो जो आपका ग्राफ होता है वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, उसका यूज दैट इज यूज टू इंप्लीमेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ये जो है वो कलेक्शन होता है वर्टिसेस का, जिसको हम लोग नोड्स कहते हैं, और एज होता है जिससे हम उसको कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा एक नोड है, तो इसको हम ग्राफ में क्या कहेंगे? वर्टिस कहेंगे। और इससे मान लीजिए हमने इस वाले को कनेक्ट कर रखा है, ये बी नोड है, तो इसको क्या कहेंगे? ये भी वर्टिस हो गया। ये 2 वर्टिस हो गए कि नहीं हो गए भाई? ए एक वर्टिस है, एक बी वर्टिस है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने एक एज ड्रॉ की है जो दोनों वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही है। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. मान लीजिए यहां पे एक वर्टेक्स है सी, तो हम ए से, एक नोड है मेरा, यानी एक वर्टिस है सी, और उसको हम ए से भी कनेक्ट कर रहे हैं और बी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई बेटा? तो ये हमारी क्या हो गई? 2 वर्टिसेस हो गई जो आपकी सी को कनेक्ट कर रही है। इसी तरह मान लीजिए एक हमारे पास डी हो गया। ए से तो हम डी तक जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बी से हम डी तक कोई कनेक्टिविटी है? No, sir. तो अगर हमें ए तक के रीच करना होगा तो बी से हमको कहां पहुंचना पड़ेगा? ए पे पहुंचना पड़ेगा, और कनेक्टिविटी हमारी ए से डी पे रहेगी। बात समझ में है? तो ये जो हमने पूरा ये स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको आप क्या कह सकते हैं? ग्राफ कह सकते हैं। क्लियर है ग्राफ क्या होता है? Yes, sir. भाई ग्राफ इज नथिंग, ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। एजेस इज व्हाट? जो वर्टिसेस यानी नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? Yes, sir. जो ग्राफ है ये बेसिकली आपका एक ट्री होता है। अगर इसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, अगर कहीं से आप लूप नहीं बन रहा है, तो ये आपका एक ट्री स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पर पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप शो होती है। ठीक है ना? क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ग्राफ का एक जर्नल आइडिया समझ में आ गया? हाँ, sir. भाई अगर मैं कहूं कि हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या हम अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? भाई वर्टिसेस होनी चाहिए और एजेस होनी चाहिए। ठीक है ना? हिमांशी, Yes, sir. आ रही बात? हिमांशी बेटा, हिमांशी नहीं है क्या? अदिति बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। मतलब अगर ग्राफ आपसे पूछा जाए क्या होता है, जवाब दे देंगे? यस सर। या फिर से समझाऊं? नहीं सर, आ रहा समझ।
किसी को नहीं आ रहा हो बोल दे। भैया श्रेष्ठ कश्यप अमंगस वाले, यस सर, आ गया। आ गया? यस सर। पक्की बात? सर थोड़ा थोड़ा आ गया है, बाद नहीं, में अब जो पढ़ेंगे। नहीं आया है वो फिर से मैं रिपीट कर दूं तो आ जाएगा? सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमारे पास ये नोड है। नोड तो हमें मालूम है ना क्या होते हैं। लिस्ट में जैसे ए और बी है, मान लीजिए ये दो नोड हमने रिप्रेजेंट किए, तो इनको हम ग्राफ में क्या कहेंगे? बताओ श्रेष्ठ। सर आपकी आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही है? हेलो आ रही है सर, आ सर रही है। मुझे आ रही है सर। ब्रेक हो रही है। श्रेष्ठ बताओ बेटा, एक मेरे पास ए है, एक मेरे पास बी नोड है, इसको हम ग्राफ के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? श्रेष्ठ बेटा क्या कहेंगे इसको बताओ? सर इनको वर्टिसेस कहेंगे ग्राफ के। इनको वर्टिसेस कहेंगे, इतना समझ में आ गया? अब अगर इसको हम कनेक्ट कर दें यस सर। तो उसको हम क्या कहेंगे? एज कहेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? ओके सर। एज Edge। कहेंगे। ये बात समझ में आई? तो जो ग्राफ होता है वो नोड्स और एज का कलेक्शन होता है, जिसमें हो सकता है कुछ चीजें आपकी बार बार रिपीट हो रही हो, तो उसको कहेंगे साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या है? साइकिल बनी हुई है, बार बार रिपीट हो रहा है। और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एसाइक्लिक होंगी, यानी आपस में उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, यानी रिपीटिशन नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। कि अभी अब नहीं, अब समझ में आया कि अभी भी समझ नहीं आया? सर आ गया। पक्का? यस सर। सर आगे क्वेश्चंस कराइए और आ जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं जब तक यही नहीं समझ में आएगा तो आगे क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा, तो आगे कैसे समझ में आएगा? अगर मैंने ABCD ना पढ़ी होती तो मैं किताब ना पढ़ पाता। सर आ गया है लगभग। अभी भी लगभग है, तो क्या नहीं आया ये? वो वो साइक्लिक नहीं समझ में आ रहा क्या होता है कैसे। साइक्लिक का मतलब क्या हुआ? साइकिल का मतलब क्या हुआ? बार बार यहाँ पर रिपीट हो कोई जाती है। चीज बार बार रिपीट होती रहे, ठीक है ना? जहां पर कोई चीज बार बार रिपीट होती रहे। अब मान लो अगर मैंने ऐसे एरो बना दिया, एरो दिखाई पड़ रहा है ना? इसका मतलब क्या है कि आप A से B की तरफ जा सकते हैं, यानी आप क्या करेंगे? A से B की तरफ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो क्या आप B से A की तरफ आ सकते हैं? नो सर। तो इस समय ये ए साइक्लिक है, यानी यहां पर कोई साइकिल नहीं बनी हुई है। समझ में आई बात? यस सर अब आ गया। और अगर हम यहां से एक एरो बना दें वापस इस तरीके से, तो हम A से B तक जाएंगे और B से वापस आ जाएंगे। अब ये क्या हो गया? एक साइकिल हो गई। ये एक साइकिल हो गई बेटा। यस सर। यस सर। ये चीज सर एक क्लियर है? सवाल था। हाँ, पूछो बेटा पूछो। सर अगर जो ए से बी की तरफ जाने वाली एज है उस पे हम एरो ना बनाएं, तब भी हाँ, इसे साइक्लिक ही कहेंगे कि या कुछ और कहेंगे? देखो, अगर डायरेक्टेड ग्राफ है, ग्राफ दो सर तरह से ए होता से है। बी की तरफ जो एज जा रही थी उस पे आपने हाँ एक एरो बनाया था सर। हाँ वो एरो अगर हम हटा दें तब भी ये हाँ। साइक्लिक रहेगा या फिर तब ये साइक्लिक होगा या फिर नॉन साइक्लिक होगा? और B से A को कनेक्ट किया तो आपने, नहीं सर, बी से ए को ना कनेक्ट करें, सिर्फ एक ही एज रहे। तो
तो वो एसाइक्लिक ही रहेगा, ए और बी के बीच। वो एसाइक्लिक रहेगा। क्योंकि देखो वैसे ग्राफ क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्टेड होते हैं, एक अनडायरेक्टेड होते हैं। तो अनडायरेक्टेड में ये चीज क्लियर नहीं होती। ओके, मतलब सर जो डायरेक्टेड होगा वही सिर्फ साइक्लिक हो सकता है। वहीं पे साइक्लिक और एसाइक्लिक का कॉन्सेप्ट आएगा। जब ओके सर। रिलेशनशिप है तो इसको ट्री भी कह सकते हो। ओके सर, अब ट्री में नॉर्मली पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप, समझ गया सर, थैंक यू। और यहां पर क्या हो सकता है, यहां पे और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी आप शो कर सकते हैं। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। आगे बढ़े। जी सर। अब ग्राफ क्यों यूजफुल होते हैं, ग्राफ को हम क्यों बनाते हैं? देखो पहले तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, और विजुअलाइजेशन किसी चीज का होता है तो बड़ा आसान होता है पूरी चीज को समझना। ठीक है ना? आप लोगों ने 12th में मैकबेथ पढ़ी होगी, या शेक्सपियर का कोई कोई पढ़ी होगी, कोई ड्रामा पढ़ा होगा। तो अगर पढ़े होगे तो समझने में टाइम लगा होगा, और उसी को अगर आपने देख लिया होगा तो आपके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है सर। तो अगर आप ग्राफ से किसी चीज को रिप्रेजेंट करोगे तो रिप्रेजेंटेशन भी आसान होगा और वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है? तो नॉर्मली जो ग्राफ से इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक तो फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होती है? फैमिली ट्री इन विच द मेंबर नोड हैव एन एज फ्रॉम पेरेंट टू ईच ऑफ देयर चाइल्ड। ठीक है ना? यानी आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको मालूम है पेरेंट एक नोड है और उसके कुछ चाइल्ड नोड है। तो पेरेंट और चाइल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ बना सकते हो। आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा चाइल्ड है, कौन सा पेरेंट्स है। जिसका लेवल जो है हाई होता है, यानी अपर साइड का जो लेवल है, और जो उसके नीचे वाले लेवल पे लोग हैं, तो नीचे वाले लेवल पे जो लोग हैं वो क्या है? चाइल्ड है। और उसके ऊपर वाले लेवल पे जो लोग हैं वो क्या है? पेरेंट्स हैं। हम लोगों ने अपने कॉलेजेस में फैमिली ट्री बना के ले गए थे कई बार। ऋषभ, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है। हम कह रहे हैं अपने कॉलेज में हम लोग कभी कभी फैमिली ट्री बनवाई गई थी, या आपके छोटे भाई बहन के कॉलेज में देखो फैमिली ट्री बनाई गई होगी। यस सर, छोटी क्लास में बनवाई जाती है। हाँ, तो उससे पता चलता है कि भाई हमारे पेरेंट्स कौन है, और अगर ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर कौन है। ठीक है? मान लीजिए अभी मैं आपसे पूछूं आपके फादर कौन है, आप फॉरेन फादर का नाम बता देंगे। ठीक है? ग्रैंडफादर का नाम पूछूं तो उसका भी बता देंगे। ग्रैंडफादर के फादर का नाम पूछूं तो भी बता देंगे। क्या उनके ग्रैंडफादर के फादर के फादर का नाम बता पाएंगे? सर उसमें लिमिट होती है ना फैमिली ट्री में भी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए हम हमेशा से घर में एक चार्ट बना लें, और उस चार्ट में ये बताएं कि सर बता लेंगे सर। दादाजी से, दादाजी से ये हमारे पापा जी है, पापा जी से ये चाचा जी है, तो हमारा पूरा परिवार वो दिखाई पड़ जाएगा कि नहीं दिखाई पड़ जाएगा? यस सर। यस कहाँ सर। फैला हुआ है। यस सर। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी फैमिली ट्री को। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी फैमिली, फैमिली ऑफ नोड्स, फैमिली ऑफ वर्टिसेस। समझ में आई मेरी बात? यस सर। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, कि कहाँ पे एयरपोर्ट है, किस एयरपोर्ट से कहाँ तक हम जाएंगे, कहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, कहाँ पे हम अपनी फ्लाइट चेंज करेंगे, कहाँ पे वन वे रोड है,
शिपिंग रूट्स कहाँ हैं, ठीक है, इनको भी ग्राफ मैप पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ को फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? मूवी देखते हैं आप लोग? भाई आप लोग मूवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? यस सर। सर यस जैसे सर। ग्राफ पेपर्स के ऊपर रीजन वाइज लोकेट करते वैसे। हाँ वैसे करते हो, या मान लो आपने कहीं जाने की प्लानिंग की, आप जैसे इस समय आप जाना चाहते हो शिमला फ्लाइट से, तो क्या सीधी फ्लाइट मिल जाएगी? नो सर, नहीं मिलेगी। यहां से पहले दिल्ली जाओगे या चंडीगढ़ जाओगे, और चंडीगढ़ से आपको एक कनेक्टिविटी मिलेगी, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा ना कि इंटरमीडिएट लोकेशन कहाँ है, कहाँ आप पहुंचोगे। बात समझ में आई? जहां पे फ्लाइट चेंज हो रही है या दूसरी फ्लाइट कैच कर रहे हो, ब्रेकअवे जर्नी होती है कि नहीं होती है? वे आप लोग इंडस्ट्रियल विजिट के लिए भी गए होगे ना अभी, मनाली शिमला गए हो? नो सर। नहीं सर। अच्छा, आपके सीनियर लोग गए थे, तो वो बेसिकली मनाली सीधे नहीं पहुंच गए थे, वो क्योंकि मनाली में कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो उनका क्या बना था, रूट बना था, पहले चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से बद्दी जाएंगे, बद्दी से जो है मनाली की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, तो ये जो चार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चार्ट कहते हैं। कि हमारा बेसिकली प्लान कहाँ है, कहाँ इन बिटवीन हमको ट्रेन मिलेगी, कहाँ से हम ट्रेन को छोड़ेंगे, दूसरा ट्रेन लेंगे। एक सेकेंड बेटा, बात क्लियर है इतनी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क वाली? यस सर। तो डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास कई पॉइंट हैं, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है। क्या ई से ए तक की कोई कनेक्टिविटी है? अगर हमें नो सर। ए तक जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास दो पाथ है, मतलब तीन पाथ है। या तो ई से हम सबसे पहले कहां जाएं, डी पे जाएं, और डी से ए पे जाएं, या हम क्या करें, ई से डी पे जाएं और डी से बी पे जाएं और बी से ए पे जाएं, या हम ई से सी पे जाएं, सी से बी पे जाएं और बी से ए पे जाएं। बात समझ में आई बेटा? इसके अलावा कोई रास्ता है? नो सर। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ग्राफ समझ में आया आपको किस तरह बनेगा? यस सर। अब मान लीजिए नॉर्मल हमारा सबसे छोटा पाथ क्या है, ईडीए। भाई छोटा पाथ ये है कि एक स्टॉपेज के साथ आप ए पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश से ये रास्ता हमारे लिए बंद हो जाता है, तब हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? उसके ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास है कि नहीं है? तो ये यूज होता है बेसिकली ग्राफ का। ठीक है बेटा? तो अगर हम यहां देखें तो अ ग्राफ जी, मतलब एक ग्राफ को हमने जी से रिप्रेजेंट किया।
a graph G is an ordered, देखो एक वर्ड यूज हुआ है ordered, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक सर्टेन ऑर्डर में, एक सर्टेन सीक्वेंस में, ऑर्डर सेट ऑफ वर्टिस एंड एजेस where V of G represent the set of vertices and E of G represent the edge that connect these vertices. तो अगर वर्टिसेस देखें तो हमारे पास क्या है, A है, B है, C है, E है और D है, यही तो वर्टिसेस हैं, है कि नहीं है बेटा? यस सर। अरे बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं हवा में बोलते चला जा रहा हूं। गौरव, सर आ रहा यस है। सर, आ रहा है। आ रहा है सर। ना हो तो हम फिर से रिपीट कर दें, समझना जरूरी है, ऐसा परेशान ना होइए। आ रहा है ना बेटा, आगे चलें? यस सर। जी सर, बिल्कुल। तो अ ग्राफ जी, मतलब ग्राफ को रिप्रेजेंट किससे किया गया है? जी से किया गया है। जी क्या है? जी इज अ कलेक्शन ऑफ वी एंड ई। वी क्या है? वर्टिसेस, एंड ई क्या है? एजेस। एजेस और वर्टिसेस के कलेक्शन को जब एक ऑर्डर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। अगर हम ग्राफ में देखें तो वर्टिसेस हमारे पास क्या है, यानी नोड हमारे पास क्या क्या है? ए है और क्या है भाई? वर्टिस, सर बी है, सी है, डी है और ई है। यानी जितने भी नोड हैं वो आपके वर्टिसेस हो गए। अब इन दो नोडों को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन खींचेंगे उसको क्या कहेंगे? एज कहेंगे। यानी ए और बी को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन खींची, बी और सी को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन खींची, डी को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन खींची और ई को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन खींची, फिर सी और ई को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन खींची और बी और डी को कनेक्ट करने के लिए एक लाइन खींची। तो ये जो लाइनें थी ये सब क्या थी? एजेस। एजेस। तो एजेस कितनी हैं? 6 है सर इसमें अभी। सर 6 एजेस हैं। तो आपको बात समझ में आ रहा है? 5 वर्टिसेस हैं और 6 एजेस हैं। मान लो कनेक्टिविटी बी और डी की ना होती तो एक एज और कम हो गई होती, तो हमारे पास कितने होते? 5 वर्टिसेस होती और 5 एजेस होती। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब ग्राफ जो है दो तरह का हो सकता है। अभी इससे पहले हम लोगों ने यही डिस्कस किया था, ग्राफ कैन बी ऑफ टू टाइप, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग एरो का यूज कर लेते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखिए नीचे, तो इसका मतलब है ए से बी तक तो पहुंच जाएंगे और सी से बी तक पहुंच जाएंगे और सी से बी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बी से सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी से डी जाना पड़ेगा, डी से ई जाना पड़ेगा और ई से सी जाना पड़ेगा। यानी अब जिस तरफ ये एरो बना होगा मूवमेंट केवल उसी तरफ हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर।
यानी a graph can be directed or undirected. In an undirected graph, edges do not have any direction associated with them. That is, an edge is drawn between nodes A and B. The nodes can be traversed from A to B as well as B to A. यानी वाइसी वर्सा होता है। अब अगर इधर आप देख लीजिए तो इधर क्या है, there is an edge from A to B, then there is a path from A to B but not from B to A. वन वे हो गया यहां पे। अब आपको A पे वापस आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, B से D पे जाना पड़ेगा, सर नहीं आ सकते। ए पे नहीं आ पाएंगे। यानी ए अब आपका क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। और अगर आप यहां देखिए तो यहां साइकिल साइकिल हो गई, बी से डी, डी से ई से सी से बी। और एजेस को आप रिप्रेजेंट करते हो ए कॉमा बी से, तो ए आपका क्या होता है, इनिशिएटेड नोड होता है, और बी आपका क्या होता है, फाइनल फाइनल नोड या टर्मिनल नोड। क्लियर है बेटा? यस सर। भाई ट्रेनें भी आप देखते हो, अब हावड़ा पंजाब है तो ये पंजाब से हावड़ा जा रही है कि हावड़ा से पंजाब जा रही है? हावड़ा से पंजाब जा रही है। अब उसमें भी देखो, इसीलिए ट्रेनों में लिखा रहता है अप और डाउन, ऊपर का एरो बना होता है, नीचे का एरो बना होता है। यानी हावड़ा टू पंजाब अगर डाउन एरो है, इसका मतलब क्या है, पंजाब से हावड़ा जा रही है, यानी डाउन लाइन है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। जैसे पहले दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन थी गोमती, गंगा गोमती, सॉरी गोमती, ठीक है, इस ट्रेन का नाम सुना है किसी ने? यस सर। जी सर। तो ये जो है गाजियाबाद में दोनों ट्रेनें एक समय मिलती हैं, मतलब लखनऊ से दिल्ली जाने वाली और दिल्ली से लखनऊ आने वाली। और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको बैठना किस वाले में। तो वहां पे ध्यान क्या देना होता है, अप और डाउन का, इसीलिए ट्रेन नंबर चेंज हो जाते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। जो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं उसमें एरो का बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है बेटा? सर। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। क्लियर है सर। अब यार बताओ, दुर्गेश इस समय एंट्री ले रहे हैं। अरे दुर्गेश जी, दुर्गेश, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ थे अभी तक के? सर थोड़ा नेटवर्क का इशू था सर, लाइट चली गई थी सर, वाईफाई था, मोबाइल डेटा था नहीं, तो सर इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। चलो ठीक है, तो अटेंडेंस दुर्गेश डाल देना अपनी। यस सर। तो ये चीज समझ में आई बेटा? यस सर, डायरेक्टर बस समझ में आ गया। और अनडायरेक्टेड नहीं समझ में आया? अनडायरेक्टेड का मतलब क्या है, दोनों तरफ से हो सकता है। यस सर, जो दोनों तरफ से चल सकता है उस वो अनडायरेक्टेड हो गया। हाँ, तो अनडायरेक्टेड में आपके पास जो है कोई एरो नहीं बनेगा, केवल लाइन खींचोगे।
और डायरेक्टेड में क्या करोगे, एरो बनाओगे। अब कुछ ग्राफ की टर्मोलॉजी है, ग्राफ में हम लोग कुछ टर्मोलॉजी बोलते हैं। जैसे एक टर्मोलॉजी है एडजेसेंट या नेबर्स। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, पड़ोस का, और नेबर का मतलब तो हिंदी में पड़ोसी होता ही है। तो अगर आपके पास एज आपकी यूवी है, इसका मतलब इट कनेक्ट नोड यू एंड वी, वेयर द नोड वी यू एंड वी आर द एंड पॉइंट्स एंड आर सेट टू बी एडजेसेंट नोड और नेबर्स। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। जैसे इससे पहले वाले ग्राफ में देखो तो ए और बी क्या है, नेबर है। ए और डी क्या है, नेबर है। डी और ई नेबर है, ई और सी नेबर है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, आ रहा है सर। तो एडजेसेंट क्लियर हो गया। नाउ डिग्री ऑफ अ नोड, अगर आपसे पूछें किसी नोड की डिग्री क्या है, तो डिग्री ऑफ ए नोड क्या होगा, इज द टोटल नंबर ऑफ एज कंटेनिंग द नोड यू। एज का मतलब क्या, कनेक्टिविटी, कितनी लाइनें एज की तरफ आ रही हैं, वो उतनी डिग्री होगी। इफ डिग्री u इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, u की तरफ कोई लाइन ही नहीं आ रही है, इसका मतलब u क्या हो गया, एक आइसोलेटेड नोड हो गया। क्लियर है? यस सर। पर यहां पर क्या है, डिग्री ऑफ नोड u इज द टोटल नंबर ऑफ एज कंटेनिंग द नोड u। ये नहीं लिखा है टोटल नंबर ऑफ एज कमिंग टूवर्ड्स या गोइंग टूवर्ड्स। यानी अगर हम इससे पहले वाले को देखें तो यहां पे कोई भी आइसोलेटेड नोड नहीं है, क्योंकि हर नोड से कोई ना कोई कनेक्टिविटी, कोई ना कोई एज जरूर आ रही है कि नहीं है? ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है बेटा? यस सर। अभी आगे आपको कुछ नोड मिलेंगे जहां पे कोई एज नहीं जा रही होगी, तो उसको क्या कह देंगे, आइसोलेटेड नोड कह देंगे। ठीक है? रेगुलर ग्राफ क्या होता है? इट इज अ ग्राफ वेयर ईच वर्टेक्स हैज द सेम नंबर ऑफ नेबर। अगर आप यहां देखिए तो यहां पर क्या है, ये सारे आइसोलेटेड हैं कि नहीं है आइसोलेटेड? यस सर। और यहां पे कितने हैं, 1 रेगुलर ग्राफ है, क्योंकि सब डिग्री क्या है, 1 1 है। और यहाँ पे सारे नोड्स की डिग्री क्या है, 2 है। देखो इस वाले नोड में भी 2 कनेक्शन है, इस वाले नोड में भी 2 कनेक्शन है कि नहीं है?
यस सर। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। तो इतना समझ में आया? यस सर, रेगुलर नोट समझ में आ गया, रेगुलर ग्राफ। तो पाथ क्या होता है? अगर आपको U से VN तक जाना हो तो उस वहां पे जितने भी एडजेसेंट नोड पढ़ते जाएंगे उनके एक सीक्वेंस को जब आप कलेक्टिवली बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पाथ बोलेंगे। क्लियर है? जैसे लिखा है अब पाथ P रिटन एज P V0 V1 V2 V3 V4 टिल Vn। मान लो मुझे किसी वर्टिसिस तक पहुंचना हो तो उस वर्टिसिस तक के जितने भी एडजेसेंट नोड आते जाएंगे वो हमारे सीक्वेंस में क्या होते जाएंगे? जुड़ते चले जाएंगे। और वो पूरा सीक्वेंस हमारा क्या बन जाएगा? पाथ बन जाएगा। पाथ बन जाएगा। भाई जैसे मान लो आप अपने ब्लॉक से MCA ब्लॉक तक आते हो तो मान लो कोई जो है वाया हॉस्टल होते हुए आता है तो उसका पाथ दूसरा हो जाएगा। कोई वाया मंदिर होते हुए आता है तो उसका पाथ दूसरा हो जाएगा। कोई जो है ग्राउंड से होके आ जाता है, कोई बिल्डिंग के अंदर से होके आ जाता है। तो ये सब क्या है? सबके अलग अलग पाथ हैं जिन्होंने अपने एडजेसेंट नोड को कवर करते हुए एक पर्टिकुलर लोकेशन तक के रीच आउट किए हैं। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो आज इसको फिलहाल इतने ही पढ़ते हैं। ट्यूसडे को हम लोग एक सरप्राइज कर लेंगे भाई, ठीक है? ट्यूसडे को एक सरप्राइज होगी आपकी, वो फ्राइडे को, सॉरी। ठीक, ओके सर। चलिए फिर, थैंक यू। थैंक यू सर।